आज हम कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र विषय के भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार खंड से चैप्टर 4 कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के इस सेकेंड पार्ट के वीडियो लेक्चर में आज हम विशेष रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका अर्थात नौकरशाही और सिविल सेवाओं के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानकारी करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। अगर मंत्रिपरिषद के आकार की बात करें तो संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। अतः संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। हमारे देश भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद का तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी।
प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। अब अगर किसी प्रांत, राज्य या प्रदेश की बात करें तो राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज्यादा विवेकाधीन शक्ति होती है। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। अब आइए हम स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्थायी कार्यपालिका अथवा नौकरशाही में प्रशासन का काम करने वाले पदाधिकारी शामिल होते हैं। इसे स्थायी कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी लंबे समय तक सेवा करते हैं। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा अर्थात आईपीएस के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि एक जिले का जिलाधिकारी अर्थात कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों के नियंत्रण में होता है। एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबद्ध कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। अब अगर हम सिविल सेवाओं के वर्गीकरण की बात करें
तो इसके 3 मुख्य भाग हैं। नंबर 1 अखिल भारतीय सेवाएं, नंबर 2 केंद्रीय सेवाएं और नंबर 3 प्रांतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं की अगर बात की जाए तो वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में अगर केंद्रीय सेवाओं की बात की जाए तो ये उन विषयों में प्रशासन का कार्य करते हैं जिन विषयों पर केंद्र को कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। इन सेवाओं की सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। ये सेवाएं केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं, जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आयकर सेवा, भारतीय रेल सेवा आदि। इसी प्रकार प्रांतीय सेवाएं या राज्य सेवाएं की अगर बात की जाए तो इन सेवाओं का गठन उन विषयों के प्रशासन के लिए किया जाता है जिन विषयों पर प्रांतों को कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। ये सेवाएं प्रांत सरकार अर्थात प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करती हैं तथा वही इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य व्यापार कर सेवा, राज्य चिकित्सा सेवा, राज्य शिक्षा सेवा आदि राज्य लोक सेवाएं हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका अर्थात नौकरशाही तथा सिविल सेवाओं के वर्गीकरण के बारे में समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।